हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शुभ पांडे और फिर से आज आपके सामने। आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपको मिलती हैं मेरे थ्रू जे एसएससी या किसी भी पैरेलल एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारियों के लिए एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड में आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। अदर कंटेंट भी आपके सामने सून मिलेंगे। तो अपनी तैयारियों को बेहतर बनाते हुए, एग्ज़ाम को बेहतर करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज आपका टॉपिक आपने देखा ही होगा कि इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी बैठकों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, कौन सी कंट्री शामिल है, कौन सी कंट्री नहीं शामिल है। उसके बाद की चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका काम क्या है भाई? आपका काम है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा काम है पढ़ाना, वो मैं ईमानदारी से करूँगा। तो चलिए दोनों लोग अपनी काम को ईमानदारी से करते हुए थोड़े आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या करना है। तो आज हम पढ़ने वाले इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा थोड़ी है कि केवल इंटरनेशनल। आज आप कुछ इंडिया के भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना तो बनता ही बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ा जिसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका नाम आप अक्सर सुनते रहते हैं, जिसे आप कहते हैं यूएनओ। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे पहले यूएनओ की। आप सभी को बताया कि यूनाइटेड नेशन या यूएनओ की अगर आप बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना। किसके बाद बना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि भाई दोबारा ऐसी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना आए। वर्ल्ड वॉर में बड़ा नुकसान होता है। हालांकि इसकी मेन पावर, जैसे इसमें आप सभी को बताया कि इसकी कई ब्रांचेस हैं, हम उतनी डिटेलिंग में यूएनओ को नहीं पढ़ेंगे, आज बस हम नाम जानेंगे। अगर आपको चाहिए तो यूएनओ पे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी कि इसके कितने अदर ब्रांचेस हैं, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट हैं। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 से बढ़ा के 25 कर दिए गए, तो वो पूरा याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी 20 से 25 कर दिए गए। परमानेंट मेंबरशिप में G4 देशों ने मांग रखी थी। कौन से वो G4 देश थे? G4 देश में इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड अगर मैं सही हूँ तो आई एम नॉट सो श्योर, फोर्थ कंट्री का नाम मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन याद नहीं आ रहा, शायद इटली, ऐसे कुछ है। मतलब जिन कंट्रियों की दावेदारी थी कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो कौन है से है आप सभी को पता है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और इंग्लैंड है, राइट। तो आई थिंक इटली नहीं, जर्मनी होगी, आई एम नॉट सो श्योर, मे बी इटली और जर्मनी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप क्लियर कर लीजिएगा एक बार। तो इन कंट्रीज ने दावेदारी की कि क्यों ना हम परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ा के 5 से 6 या 7 करें। कोई ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम पर, लेकिन आपको पता है कि इनके पास वीटो पावर होती है। तो इसमें से अगर किसी भी एक मेंबर ने मना कर दिया तो चाइना हमें कभी सपोर्ट नहीं करता। वी हैव द सपोर्ट ऑफ फ्रांस, we have the support of Russia, we may have support of the USA and England also, but the China will not support it. That's the problem. We are getting a lot of issues in that matter in the case of veto power. खैर that's a different thing. Indirect और अस्थायी मेंबरशिप पाना कोई बड़ी बात नहीं, 2 साल की अस्थायी मेंबरशिप होती है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आधिकारिक भाषा पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। ऑफिशियल लैंग्वेज जो इसमें, जिन लैंग्वेज में यूएनओ अपना काम करता है। आपको पता है स्पेनिश बहुत पॉपुलर भाषा है, सबसे ज़्यादा सॉन्ग पूरे वर्ल्ड में स्पेनिश में सुने जाते हैं। स्पेनिश कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, फिर यूरोप में पॉपुलर है, अमेरिकन भी इसको समझते हैं, नॉर्थ अमेरिका की कई कंट्रीज़ में स्पेनिश का रूल्स और स्पेनिश लैंग्वेज बड़ी पॉपुलर है। ठीक है, अपने आप में सॉन्ग्स वगैरह के मामले में। फिर रशियन है, तो रशिया लैंग्वेज, चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाती है ना, मंडारी या ऐसे कुछ लैंग्वेज है जो ये बोलते हैं, तो वो चाइनीज़ की मंडारी लैंग्वेज है। फिर अरबी है, फ्रेंच भी अच्छी खासी बोली जाती है, बट आपको पता है थर्ड में हिंदी आती है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ठीक ठाक है, और इंग्लिश। ठीक है, तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो मतलब ये आधिकारिक भाषा हैं, ये आपको याद रखना है कि आधिकारिक भाषाएं इनकी क्या है। यूएनओ की तो 6 हैं, ये 3 और 3 6, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, ये याद रखना है।
अच्छा, इसके अलावा अगर लेटेस्ट देशों की बात पूछी जाए तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें यूक्रेन का नाम क्यों नहीं। भाई यूक्रेन का रशिया से बवाल इसी बात पे हुआ कि आप हालांकि ये मैटर अभी अलग आएगा, रुक जाइए, यहाँ पे इस मैटर को नहीं डिस्कस करना, ठीक है। तो वैसे सारे इसके सदस्य हैं, जो लेटेस्ट में जुड़े हैं टोटल 193 सदस्य हैं अभी। शुरुआत में 54 जैसे कुछ सदस्य थे जब ये बना था, उसमें से इंडिया एक था। एंटोनियो गुटेरेस अभी दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है, सेकंड टेन्योर इनका चल रहा है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड 190, पूर्वी तिमोर और सूडान पहले अकेला था, फिर सूडान में गृह युद्ध हुआ तो साउथ सूडान बना और नॉर्थ सूडान बना, तो इसलिए सूडान हिस्सा ही था। तो सबसे लेटेस्ट में साउथ सूडान इसका हिस्सा बना, अफ्रीकन कंट्री है साउथ सूडान। सूडान को याद रखिएगा क्योंकि सूडान की जो कैपिटल है, सूडान की कैपिटल में ही खास बात है, यहीं पे आके ब्लू नाइल और वाइट नाइल आके यहीं मिलती है, ठीक है। ब्लू नाइल और वाइट नाइल आके यहीं मिलती है, यहीं से मर्ज होके फिर वो आगे जाती हैं मेडिटेरियन सी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ आके मिलती हैं। आपको पता है यूथोपिया से ब्लू नाइल निकलती है, कहाँ से, यूथोपिया से ब्लू नाइल निकलती है। और नाइल रिवर का 80% पानी अकेले यूथोपिया की ब्लू नाइल से ही चलता है, उस पर यूथोपिया कई सारे डैम बना रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं अब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे आप एशियान में, ठीक है। तो इसे आप की बात करें तो इसकी स्थापना की जिसे आप सार्क कहते हैं, क्या कहते हैं, शार्क। वो वाली सार्क ने SAARC है, इसका एब्रीविएशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी कौन कौन सी कंट्री मेंबर है याद रखिएगा इस मैप से, ये मैप आपके लिए एनफ है। अब देखेंगे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है। तो इंडिया के बॉर्डर से म्यांमार को आप छोड़ दीजिए, म्यांमार भी बॉर्डर लगाता है, और चाइना को, तो 2 बॉर्डर को छोड़ दिया जाए और ये मालदीव हमारे कोस्टल बॉर्डर में आ जाता है। तो ये कंट्रीज़ क्या है हमारी, ये सार्क में है। देखिए यहाँ पे मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है, भूटान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। ये इनके अपने अपने फ्लैग हैं। नेपाल का फ्लैग देखिए, इस तरह से फ्लैग भी थोड़ा याद हो जाएगा। अफगानिस्तान का तो क्रिकेट देखते देखते बांग्लादेश का, श्रीलंका का, इंडिया का याद रहता है। भूटान में वो ड्रैगन वाला है। नेपाल का आज मैंने पहली बार फ्लैग देखा ध्यान से, और मालदीव का तो अपना अलग है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसकी वो पूछी जाती है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू, नेपाल। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, तो काठमांडू में है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज BIMSTEC। ध्यान से देखिए अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि भाई बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। मतलब बे ऑफ बंगाल के आसपास जितनी भी कंट्री हैं उनमें थोड़ा सा कॉमर्शियल ट्रेड बढ़ाने के लिए, भाई कॉमर्शियल ट्रेड, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से बे ऑफ बंगाल से बहुत सारा ट्रेड होता है साउथ ईस्ट एशिया में। किधर, साउथ ईस्ट एशिया में हमारा ट्रेड अच्छा होता है, तो उसको बनाने के लिए। अब ध्यान से देखें तो अंडरस्टूड है कि जब बे ऑफ बंगाल की बात की गई तो इन सारी कंट्रीज़ का कोई लेना देना नहीं, केवल क्या है, इंडिया पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपका, बांग्लादेश आएगा, भूटान और नेपाल भी इसका पार्ट बनते हैं, क्योंकि भूटान और नेपाल का इंडिया से कनेक्शन और कुछ इन सारी कंट्रियों से भी ट्रेड होता है, लगभग में सिमिलर प्रजातियां हैं। म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आज आपको म्यांमार का पूरा मैप आज वर्चुअल दिखेगा कि म्यांमार ठीक ठाक बड़ा है। पहले तो ये इंडिया का ही पार्ट था, और यहीं से थाईलैंड से हमारी वो आज़ाद हिंद फौज आई थी म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं आप, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। यहाँ पे यहीं पे आते हैं, इस पर सिंगापुर आइलैंड आता है, तो वो सब कंट्रोल में था। तो ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया पूरा कंट्रोल में था उनके। तो जब यहाँ से ऐसे ही वो आर्मी बढ़ती है और यहाँ तक आते आते मतलब एंड हो जाता है आर्मी का, इंडिया में एंटर भी नहीं कर पाते हैं वो, तो सैल्यूट है उनके पहली शहादत को। तो आप देखिए ये पूरा बे ऑफ बंगाल से अटैच है, तो बे ऑफ बंगाल में ये देखिए यहाँ तक है, यही थाईलैंड जो हमारे यहाँ मीम्स में बहुत पॉपुलर है। अरे मीम अलग अलग कंटेक्स्ट में लोग पॉपुलर करते हैं, वो थोड़ा सा हो जाता है ना कि एक ही कंटेक्स्ट में लोग जानते हैं, बट रियलिटी अलग है। थाईलैंड का अपना एक कल्चर है, बौद्ध धर्म वहाँ बहुत ही ज़्यादा है। म्यांमार की बात करें तो ये जब मणिपुर इशू हुआ है,
इसमें भी म्यांमार का एक अच्छा खासा रोल रहा है, क्योंकि ये लगभग में कोई सब नेचुरल बाउंड्री हैं। क्या है? नेचुरल बाउंड्री है। तो यहाँ से लोगों का आना सब, मतलब ये सारी ट्राइब्स हैं, तो ये एक टाइम ये सब हैं तो एक ही लगभग में, इनके रिश्तेदार वगैरह सब एक ही हैं, तो शादियाँ यहाँ से यहाँ होती रहती हैं। तो यहाँ नेचुरल बाउंड्री से यहाँ कोई बाढ़ नहीं लगाए गए हैं, तो ये म्यांमार के लोग यहाँ आते रहते हैं। तो अफीम की खेती वाला थोड़ा सा इशू है, जिसमें वो आते रहते जाते रहते हैं। तो अब सीधी बात है कि इन पहाड़ियों पे यहाँ से नागालैंड से लेकर मणिपुर से लेकर मिज़ोरम तक कहीं ना कहीं बस आपने बाउंड्री बांट दी, और यहीं पे अरकामा की पहाड़ियाँ आती हैं जो नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती हैं इंडिया और म्यांमार में, जिसको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा दिया था। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा कि BMSTEC क्या है, ये बे ऑफ बंगाल में ट्रेड को लेके जो भी कंट्रीज़ हैं, तो आप केवल पड़ोसी कंट्री में चाइना और पाकिस्तान को हटा दें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे थाईलैंड और इंडिया और श्रीलंका भी है, श्रीलंका भी है। ठीक है, तो इसकी जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है, ढाका में बांग्लादेश में की कैपिटल है। और सेक्रेटरी जो हैं वो थोड़े से बदलते रहते हैं। तो तेंजिन लेकपेला थाईलैंड, और फिर ब्रैकेट में लिखा है भूटान, तो हो सकता है कि मतलब कुछ उसमें मिक्स उनका। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे आप आसियान कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। जब आप आसियान की बात करेंगे, ठीक है, आसियान की बात करेंगे तो इसमें देखिएगा कि इंडिया नहीं आता, आसियान का इंडिया पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया को ध्यान से देखा जाए तो एशिया के डायरेक्ट साउथ में आता है। साउथ ईस्ट कहना गलत बात है, वही जो मिडल ईस्ट है वो मिडल में आते हैं एशिया के, इसलिए उनको मिडल ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एशिया वर्ल्ड मैप पे ईस्ट में आता है, वर्ल्ड मैप पे इंडिया एशिया ही ईस्ट में आता है। ठीक है, इसलिए उसको साउथ ईस्ट, मिडल ईस्ट, साउथ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ये सारी वही कंट्रीज़ हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, थाईलैंड और म्यांमार से। देखिए यहाँ इंडिया का बॉर्डर यहीं ख़त्म और यहीं से इनका स्टार्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि ये म्यांमार, इधर थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, कंबोडिया, सिंगापुर, ये आइलैंड कंट्री है सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक बड़ी कंट्री है अपने आप में। इधर ब्रुनेई है, फिलीपींस है, ठीक है, मलेशिया है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, आप देख लीजिए टॉपिक दूरी दूरी से। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि एशियान का इंडिया पार्ट नहीं है। कई बार ऑप्शन में देता है तो उसी ऑप्शन में दे देगा इंडिया कि विच वन ऑफ देम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एशियान। तो हमको लगता है एशिया में इंडिया हो, तो एशिया इसका पार्ट नहीं है। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। लिम जॉक हाई इसके क्या है? हेड हैं, हेड बदलते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो देखिए भाई, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। फ्लैग आपकी इसी बहाने पता चल जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आपको फ्लैग के बारे में भी पता चल जा रहा है, थोड़ा बहुत एक बार देखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। कभी कभी फ्लैग वगैरह किसी न किसी एग्जाम में आ जाते हैं, वैसे तो ऐसे आते नहीं है कि पिक्चर के साथ हैं, बट थोड़ा पता रहे तो अच्छी बात है। अब इसमें ये पहचान पाना मुश्किल है कि कौन सी कंट्री क्या है। जैसे इधर इंडोनेशिया वगैरह पहचान सकते हैं, म्यांमार पहचान सकते हैं, सिंगापुर पहचान सकते हैं, लाओस छोटी कैपिटल कंट्री है, वियतनाम छोटी कंट्री है। तो इट्स टफ टू रिकॉग्नाइज ये, उसके लिए मैप बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए आते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बात करते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सीधी बात है, बीजिंग चाइना में 2001 में स्थापना की। जैंग मिंग इसके क्या है? अभी सेक्रेटरी जनरल है। वर्ष 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर बनते हैं। 2017 में हुआ, काफ़ी दिनों बाद। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अगर लास्ट में तान आ जाए, अंडरस्टूड है, कभी पूछ ले आपसे ऑप्शन में कि कौन से इसमें से मेंबर नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में तान लगता है, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिए, तुर्कमेनिस्तान भी एक है, उनको छोड़ दीजिए, तो अगर लास्ट में तान है तो आप देख लीजिए कि लगभग में 4, 1, 5, एक तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दीजिए, लास्ट में रान है, तो देखिए ईरान भी है। तो ये तान वाले हैं। ट्रिक यही हो गई, चाइना, रशिया और इंडिया आपके पड़ोसी हैं। तो आपको अगर मैप देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा इधर से ऐसे मैप वाला जो हिंदी वर्ल्ड मैप का हिस्सा है वो कवर दिखेगा, क्योंकि इंडिया है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, तो एक ह्यूज मैप कवर करते हैं ये, और ईरान है। ठीक है, आते हैं ब्रिक्स की तरफ। देखिए ब्रिक्स शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया कंट्री के नाम से, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना आसान है।
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हुआ क्या, 2006 में न्यूयॉर्क के ब्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चाइना ने देश ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की, जिसके 3 साल बाद इन देशों ने सबसे पहला सम्मेलन अपना रशिया में रखा। इस ग्रुप में वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका राष्ट्र को भी शामिल किया गया। तो पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हो गया, ठीक है। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की गई थी, की जाएगी नहीं, की गई थी, ठीक है। और भी 2023-24 का आप करंट में आपको देखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, अब आप मैप से भी याद रखिए, ब्राज़ील, अफ्रीका में साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की कोई कंट्री नहीं है, और ये तो पूरा मैप ही है कनेक्टेड, सॉरी माय बैड। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे बढ़े, बात करते हैं नाटो। सारा गेम यहीं पे है, नाचो नाचो या नाटो नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री ग्रुप है, ओके, मिलिट्री ग्रुप है, और एक ऐसे बाल्टिक ओशन करके बनाया गया है। बाल्टिक ओशन जो है चाइना रशिया के पास है, तो बाल्टिक ओशन ऑर्गेनाइजेशन वो भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग में बाल्टिक नेशंस के लिए रशिया ने बनाया है। इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। टोटल 30 मेंबर्स हैं। 1949 में ही बनाया था। अब यूएसए का टोटल टारगेट था यहाँ पे रशिया को एनीहाउ घेरना, तो उसने बनाया। अब ये छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज़ को इसमें एंटर करवाता है। तो कैसा ऐसा माना जाता है कि एक बार आप नाटो के मेंबर बन गए तो आप पे कोई भी हमला करेगा तो वह नाटो पे हमला माना जाएगा। अब यूक्रेन और रशिया वार इसी पे हुआ, यूक्रेन रशिया वार इसी पे हुआ। यूक्रेन ने कहा कि हम नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। रशिया ने कहा यार तुम जहाँ हो ना वहाँ से केवल 600 किलोमीटर दूर हमारी मॉस्को है, ठीक है, और अमेरिका बैठा है यहाँ, तुम्हारा अटलांटिक ओशन से कोई लेना देना है नहीं, तो तुमको तो कुल मिला जुला के आना चाहिए भाई हमारे पास ना, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, तुम हमारे बच्चे हो, हम ही से पैदा हुए हो। तो ये बोले नहीं बाबू हम जाएंगे यहीं। इसने कहा अच्छा जाके दिखाओ। अब यूक्रेन भिड़ गया और इसको नाटो की मेंबरशिप मिली नहीं अभी, क्योंकि अब नाटो वाले कहते हैं कि भाई एक पूरी कंट्री तो हो, आपकी तो आधी कंट्री को 2-3 पार्ट को तो आज़ाद देश बना दिया रशिया ने, ठीक है, वो अलग अपना चला रहे हैं रूल रेगुलेशन, आपकी तो पूरी कंट्री नहीं है। तो उनके भाई कहते हैं कि अच्छा भाई आधी दे दो, आधी कंट्री को नाटो को मेंबर, लेकिन सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन नाटो मेंबर नहीं बना रहे हैं, नाटो मेंबर अभी तक नहीं बने और कंट्री तबाह होने के नाम पे है। तो ऐसे ही 2-4 अगर आपको मिल जाए पागल प्रेसिडेंट वगैरह तो ऐसा ही होता है। तो 2019 में मैसेडोनिया नाटो का 30वां मेंबर बना। अभी हाल ही में फिनलैंड वगैरह भी बने हैं, ठीक है, फिनलैंड भी आई थिंक नाटो का मेंबर, लेकिन फिनलैंड का बनना बनता है, वो यूरोप में है भाई, वो कहाँ है, यूरोप में है, लेकिन यूक्रेन का कहीं से समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि टोटल मेंबर ऑफ नाटो, तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप पाएंगे तो प्रेजेंट टाइम में टोटल मेंबर ऑफ नाटो की बात की जाए तो बढ़ गए हैं, ठीक है, 31 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अभी फिनलैंड ने ज्वाइन किया ना, तो पहले 30 हुए थे 2019 में, उसके बाद अभी जस्ट हुआ है, तो अभी कितने हो गए बेटा, 31 हो गए। याद रखिएगा 31 मेंबर ऑफ नाटो हैं, याद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं। तो प्रेजेंट टाइम में अगर इसको पूछा जाए तो इसकी मुख्यालय पूछा जाता है, नंबर ऑफ मेंबर्स पूछे जाते हैं, और ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेंबर बनते ही अगर किसी भी कंट्री, इन 30 कंट्री में से 31 कंट्री में से किसी ने अटैक किया तो टोटल 31 कंट्री की आर्मी मिलकर उस पर अटैक करेंगी। ये इस तरह का है। टोटल रशिया को घेरने के लिए बनाया गया। यूक्रेन को टारगेट इसीलिए किया गया था अमेरिका के, तो यूक्रेन फंस गया, अब ना घर का है ना घाट का है। क्योंकि आप देखो, आप किसी से 600 किलोमीटर पे हो यार, घुस के मारेगा वो, 7 समंदर पार से बंदा कैसे आएगा तुम्हारी हेल्प करने, और क्यों ही करेगा। चलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं ओपेक की। ओपेक इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सीधी बात है, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है। मैप से देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला। देखिए साउथ में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम वेनेजुएला में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये आती कहाँ पे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आती है, तो ये रही। हालांकि यहाँ की इकोनॉमी बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। देखिए केवल पेट्रोल से इकोनॉमी अच्छी नहीं होती है, इकोनॉमी अच्छी होने के लिए आपके यहाँ की सरकार और उसकी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड वेनेजुएला का 90% इकोनॉमिक किस पे डिपेंडेंट है,
पेट्रोल पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 110% है। हमारे यहाँ 10% होता है, हम सरकार का सर खा जाते हैं। 110% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, 110% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, और 90% इकॉनमी तेल पे डिपेंडेंट है। मतलब वहाँ की सरकार की पॉलिसियाँ, नीतियाँ, करप्शन, आप जो कहिए सब गड़बड़ है, ठीक है। तो हालांकि क्योंकि पेट्रोलियम देश है, तो ये मिल के देखिए, बगदाद इराक में इसकी स्थापना की गई थी, मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में, सदस्य 13 हैं, हैथम एल गईस इसके हेड हैं। 2019 में मैसेडोनिया, अरे ये आई थिंक ये गलत स्लाइड का इसमें आ गया, ये नाटो वाला आ गया, तो इसको साइड कर दीजिए, ठीक है। नाम देखिए, अब देखिए भाई, पूरा मिडल ईस्ट है, जिसमें ये सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है, यहीं पे छोटे में कुवैत और वो होंगे। तो देखिए ईरान, सीधी बात है, ईरान एक बड़ी कंट्री है। पाकिस्तान भी है, ऐसा लग रहा है ये मैप से, नहीं पाकिस्तान है क्या, नहीं पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबान, अंगोला, इक्वाटोरियल कॉन्गो, वेनेजुएला, ठीक है, ये हैं। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन, बाकी ये सारी की सारी पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। अफगानिस्तान भी नहीं, उसके ऊपर का ईरान है, क्योंकि वर्ल्ड मैप है तो छोटा है। यहाँ पे देखिए ये भी कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ पेट्रोलियम में, नाइजीरिया वगैरह बहुत ज़्यादा पेट्रोल निकालती हैं। तो अफ्रीका और मिडल ईस्ट में मिला के हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे अंगोला वगैरह है, ये सारी इधर की आती है, बाकी कॉन्गो तो इधर आपकी आ जाती है। तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए। और ये सारे के सारे क्या हैं, ओपेक है। तो ओपेक क्या है, पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, आपको याद रखना है, वियना ऑस्ट्रिया में है, नंबर ऑफ मेंबर्स इसके याद रखने हैं, और दोबारा आपको भी कभी भी ओपेक में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक पूछा गया है। एडीबी को 1960 में बनाया गया, मनीला फिलीपींस इसका मुख्यालय है, 68 कंट्रीज है जब एशिया में, और मासुक अस्कावा इसके हेड है। जब एशिया में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू आया था, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाए गए। अभी आप देखिए इसके मेंबर्स, तो आप कहेंगे सर कनाडा है, मैप से देखिए यूएसए है, और फिर आप ये कहेंगे इंग्लैंड है, इधर नॉर्वे स्वीडन भी आ गया, इधर स्पेन और पुर्तगाल भी आ गए, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, मतलब यूरोप के ठीक ठाक देश हैं, 68 देश हैं, सारे नाम तो बता नहीं सकते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे तो मिडल ईस्ट में कुछ भी नहीं है, टर्की है, रशिया भी नहीं, माय बैड, सॉरी, चाइना है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और बांग्लादेश है, म्यांमार है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तस्मानिया है, और कई सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वेनेजुएला है। तो ये सारे के सारे किसके हिस्से हैं, एडीबी के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे जानते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड, मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन में है, ठीक है। वहीं बात करेंगे ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में है, ठीक है। ये क्या है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कितना ज़्यादा टैक्स लगेगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हैं WHO, 1948 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। वहीं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात करेंगे, जो गार्ड से बना, पहले गार्ड था ये, 1995 में जेनेवा स्विट्जरलैंड पर। दोनों की मुख्यालय क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जनरल्स डायरेक्टर्स का नाम आप देखते रहिएगा, ये बदलते रहते हैं, जनरल डायरेक्टर्स का नाम बदलता रहता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, क्या पता आपके एग्जाम के टाइम तक बदल जाए। बात करते हैं IMF की और वर्ल्ड बैंक की। ये दोनों विश्व की सबसे बड़ी मानी जाती हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। भाई किसी भी, जैसे भी पाकिस्तान, श्रीलंका या जो भी हो, या इंडिया वगैरह भी हो, तो हम लोग यहीं कहीं से लोन उठाते हैं। तो एक तो वर्ल्ड बैंक हो जाता है, वर्ल्ड बैंक से ले लो, या IMF से ले लो। पाकिस्तान IMF या वर्ल्ड बैंक के सामने मांगता रहता है। श्रीलंका को भी अभी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी दोबारा, ठीक है। तो ये जान लीजिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, क्रिस्टलेनिया जॉर्जीवा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते रहनी कि वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एक वाशिंगटन DC में आ जाएगा इसका हेडक्वार्टर, ठीक है।
अब बात करते हैं ओपेक की, तो वियना ऑस्ट्रिया में है, इसकी बात हो गई है। अगर एक और भी है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है। वहीं यूनिट नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट UNIDO भी अपने आप में एजेंसीज हैं। तो ये बस कुछ नाम जान लीजिए, मतलब ये सारी भी एजेंसीज होती हैं। आते हैं नासा के पास, नेशनल एरोनॉटिकल वॉल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, वाशिंगटन DC है। बिल नेशनल इसके हेड हैं। 1958 में बना गया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका की, जैसे इंडिया की इसरो है। वहीं यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को पे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है कि इंडिया में जो भी यूनेस्को साइट्स हैं, इंडिया की जितनी यूनेस्को साइट्स हैं उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। तो इनका काम है कि विश्व में, देखिए इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। ऑर्डर जुएली इसके हेड हैं और इसका काम है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी राष्ट्रीय धरोहर हैं उनको रिकग्नाइज करना, मार्क करना, उनके टेक केयर करना, ताकि पुरानी धरोहरों को, विरासतों को बचा के रखा जा सके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। अजय माथुर इसके हेड हैं। तो सोलर पैनल से, सोलर एनर्जी से रिलेटेड इसमें डिस्कशन किए जाते हैं कि इसका कैसे मैक्सिमम यूज़ किया जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की, इसका नाम कई बार सुनने में आता है। कोलोगेनी स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब इकोनॉमिक, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, बाज़ार को नियंत्रित करना, उससे रिलेटेड फैसले लेना, नई पॉलिसीज़ बनाना, बैलेंस रखना, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। आगे बात करेंगे अगर आप, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स, जैसे यूनिसेफ कहते हैं, ठीक है। 1946 में न्यूयॉर्क सिटी है। कैथरीन रूसल्स इसके हेड है। यूनिसेफ का काम क्या है, लगभग में यूनिसेफ लगभग में पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और भाई इनका काम क्या है कि जो चिल्ड्रंस की हेल्थ है, चिल्ड्रंस की हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को प्रोवाइड करवाना, वेलफेयर के काम करते हैं भाई। इंडिया में भी है, ठीक है, लगभग में हर जगह है। इसकी रिपोर्ट आती रहती है यूनिसेफ की टाइम टू टाइम, ठीक है। तो वो मुख्यालय वगैरह पूछे आते हैं सबके, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाता है। ICC आपको पता है, दुबई यूनाइटेड UAE में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन इसके ग्रेग बैर्कली हैं। 1909 में स्थापना हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जितनी भी कंट्री क्रिकेट खेलती हैं वो ICC उसको ऑर्गेनाइज करती है। वहीं नीति आयोग पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जब से BJP आई है 2017 से इम्पैक्ट में आई है। इस्टेब्लिशमेंट 2015 में की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो भी नरेंद्र मोदी जी हैं। वहीं उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं, याद रखिएगा। ये प्रेजेंट टाइम में इंडिया में चलती है। ये एक तरह की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। क्या हो गई? नेशनल, और इंडिया की मेन ऑर्गेनाइजेशन है प्रेजेंट टाइम में। मैक्सिमम डिसीजन और नीति पॉलिसीज़ यहाँ से बनाई जाती हैं। वहीं बात करेंगे, नासा तो हो गया वहाँ का। DRDO के बारे में बात करें, भाई ये बहुत ज़्यादा है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय। G सतीश रेड्डी इसके हेड हैं DRDO। और वहीं इसरो है, इसके S सोमनाथन हेड है। बेंगलोर कर्नाटका में इसका मुख्यालय है। तो याद रखिएगा कि ये दोनों इंडियन हैं। इसरो के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा तो है नहीं, काफ़ी चर्चा में रहा है, आपको पता है, मुख्यालय पता होना चाहिए। DRDO आपको अक्सर मिल जाएंगे। DRDO के बारे में सुनते रहते हैं जब भी मिलिट्री की बात होती है, वेपन्स की बात होती है, तो आप इंडियन मिलिट्री के बाद में DRDO का नाम सुनते होंगे। इसके मुख्यालय आपको जगह जगह पे DRDO के ऑफिसेज वगैरह मिल जाएंगे। ये हमारे डिफेंस पे रिसर्च करना, कभी कोई ड्रोन बनाते हैं, कभी कोई स्वदेशी मिसाइल बनाते हैं, स्वदेशी हथियार बनाना, वेपन्स बनाना, ये DRDO के अंदर आता है। BCCI के बारे में पता है, बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर क्रिकेट इंडिया, वो वर्ल्ड का सबसे रिच क्रिकेट बोर्ड है। सौरव गांगुली इस टाइम के हेड है। जय शाह इसके डायरेक्टर हैं। मुंबई इसका मुख्यालय है। 1928 में ही इसे बना दिया गया था। वहीं बात करेंगे राष्ट्रीय संगठन सेबी की। सेबी के बारे में पूरा वीडियो है, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में जाके देखिएगा, पूरा का पूरा आपको सेबी के बारे में, इसकी पावर्स के बारे में है। और तो मुख्यालय मुंबई ही है, सबको पता है, शेयर बाजार कंट्रोल करती है ये। और SIDBI ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, लखनऊ मुख्यालय है। इसके बारे में भी एक वीडियो ऑलरेडी है, तो आप उसको जाके देखिएगा। लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसके डलवा दूंगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा उसको। आते हैं LIC, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो बीमा, लाइफ इंश्योरेंस बीमा कंपनी है, मुंबई में है, 1956 में बनाई गई। MR कुमार हैं इसके हेड। वहीं बात करेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी,
जिसे आप आधार कहते हैं। ये अपने आप में भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल बिना आधार कार्ड के कुछ ना हो। नई दिल्ली मुख्यालय है, सौरभ गर्ग इसके हैं, और कांग्रेस के टाइम में 2009 में इसको शुरू किया गया था। आजकल सबके पास आधार कार्ड है। नाबार्ड के बारे में कई बार बताया गया कि 1982 में इसकी स्थापना हुई है। मुंबई मुख्यालय है, गोविंद राजुल चिंतला इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है। इसका काम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए या रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आरबीआई सारे फाइनेंशियल बैंक का हेड है, वैसे नाबार्ड रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले बैंकों का हेड है। ये रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल लोन वगैरह से रिलेटेड काम करता है। तो आपको एक अच्छी खासी और शॉर्ट एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये कुछ 30 मिनट का आपको वीडियो रहा होगा। नेक्स्ट आपको जैसे मैंने बोला है कि यूनेस्को में इंडिया के कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो मिलेगा। और लगभग में अब आपका सिलेबस फिनिश है, तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करें। एक दो प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम, जिससे आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए वर्ल्ड ज्योग्राफी और स्टैटिक के, जो अलग प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। चीज़ अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। बाय एवरीवन।